ऋषि का फूटा गुस्सा। झनक को धक्के मारकर चैटर्जी हाउस से निकाला। ऋषि ने मिष्टी को थप्पड़ मारा। चैटर्जी हाउस की दीवारों में आज एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन ये वो शांति नहीं थी जो सुकून देती है, बल्कि ये उस तूफान के आने से पहले की सुगबुगाहट थी जो आज पूरे परिवार की नींव हिलाने वाला था। घर के मुख्य हॉल में परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा थे। अर्शी, सृष्टि मुखर्जी और बिपाशा के चेहरों पर एक कुटिल मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कोई बड़ा किला फतह कर लिया हो। अनिरुद्ध यानी ऋषि कमरे के एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थीं। उसके सामने मेज पर कुछ तस्वीरें और कागजात बिखरे पड़े थे, जिन्हें वो बार बार देख रहा था और हर बार उसका खून और ज्यादा खौल रहा था। सृष्टि मुखर्जी ने जहर उगलते हुए कहा, देखा अनिरुद्ध, हम शुरू से कह रहे थे कि ये लड़की भरोसे के लायक नहीं है। जिसे तुम अपनी साया समझ रहे थे, वो पीठ पीछे तुम्हारी ही जड़ों में मट्ठा डाल रही थी। झनक ने न केवल इस घर की मर्यादा लांघी है, बल्कि उसने तुम्हारे प्यार और विश्वास का गला घोंटा है। अर्शी ने अपनी माँ की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ऋषि, अब भी वक्त है, देख लो इसकी असलियत। ये बेवफाई का सबूत है जो आज सबके सामने है। तभी मिष्टी, जो अक्सर घर की राजनीति में शामिल रहती थी, आगे आई और उसने आग में घी डालने का काम किया। मिष्टी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अरे अर्शीदी, इसमें झनक की क्या गलती? वो तो अपनी फितरत से मजबूर है। जिसे अपनी माँ के संस्कार नहीं मिले, वो ऐसे ही गुल खिलाएगी ना। ऋषि भैया तो पागल थे जो इस उल्टा के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। झनक ने तो ऋषि भैया को कहीं का नहीं छोड़ा। उसने तो शायद किसी और के साथ मिलकर ऋषि भैया की संपत्ति हड़पने का भी प्लान बना लिया होगा। मिष्टी की एक कड़वी और अपमानजनक बातें सुनकर ऋषि का धैर्य जवाब दे गया। ऋषि, जो पहले से ही झनक के कथित धोखे से टूट चुका था, मिष्टी की ओछी बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इससे पहले कि मिष्टी अपनी अगली बात पूरी कर पाती, ऋषि बिजली की गति से उसकी ओर झपटा और एक जोरदार थप्पड़ मिष्टी के गाल पर जड़ दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मिष्टी अपने गाल को पकड़कर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। ऋषि चिल्लाया, जुबान बंद करो अपनी। मिष्टी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झनक के बारे में ऐसी घटिया बातें करने की? माना कि उसने मुझे धोखा दिया है, माना कि वो बेवफा निकली, लेकिन ये मेरे और उसके बीच का मामला है। तुम्हारे जैसे लोग जो तमाशा देख रहे हैं, उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। सृष्टि और अर्शी ऋषि का ये उग्र रूप देखकर सहम गए। अभी घर में ये हंगामा चल ही रहा था कि झनक ने घर के अंदर कदम रखा। वो मंदिर से आ रही थी। उसके माथे पर चंदन था और आंखों में वही पुरानी मासूमियत। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे यहाँ क्या साजिश रची जा चुकी है। झनक को देखते ही ऋषि की नफरत और बढ़ गई। उसने झनक की तरफ देखते हुए चीख कर कहा, रुक जाओ, कदम मत रखना इस घर के अंदर। झनक ठिठक गई। उसने देखा कि ऋषि का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है और मिष्टी जमीन पर बैठी रो रही है। झनक ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ अनिरुद्ध जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं और मिष्टी दीदी क्यों रो रही हैं? ऋषि उसकी मासूमियत भरी बातों पर और चिढ़ गया। उसने मेज पर रखी तस्वीरें झनक के चेहरे पर दे मारी और बोला, ये मासूमियत का ढोंग बंद करो झनक। हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें इस घर में जगह दी, तुम्हें समाज में एक पहचान दिलाने की कोशिश की, और तुमने बदले में क्या दिया? ये बेवफाई। ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। झनक ने कांपते हाथों से उन तस्वीरों को उठाया। उनमें उसे किसी अनजान शख्स के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था, जो कि पूरी तरह से एक फोटोशॉप्ड साजिश थी। झनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं अनिरुद्ध जी, ये सच नहीं है, ये सब झूठ है। किसी ने मुझे फंसाने की साजिश की है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कभी आपके विश्वास के खिलाफ कुछ नहीं किया।